अभी मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक स्थिति उभर रही है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने 28 फरवरी 2026 को इजराइल अमेरिकी संयुक्त एयर और मिसाइल हमलों की शुरुआत की, जिसका नाम उन्होंने रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसका लक्ष्य ईरान के सैन्य ढांचे, मिसाइल साइटों और परमाणु सुविधा से जुड़े ठिकानों को ध्वस्त करना था। सबसे सनसनीखेज दावा इस संघर्ष में यह है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की आधिकारिक पुष्टि ईरानी राज्य मीडिया ने कर दी। ईरान के सरकारी चैनलों और न्यूज एजेंसियों ने कहा कि खामनेई एयर स्ट्राइक में मारे गए और 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। इसमें बताया गया कि उनके परिवार के कई सदस्य भी इस हमले में मारे गए। इतिहास में यह एक बड़ा मोड़ है क्योंकि खामनेई लगभग 36 साल से इस्लामी गणराज्य के सबसे शक्तिशाली नेता रहे थे, जिनकी नीतियों ने ईरान अमेरिका और ईरान इजराइल तनाव को दशकों तक प्रभावित किया। हमले के दौरान इजराइल और अमेरिका ने तेहरान सहित कई शहरों पर गंभीर हवाई और मिसाइल हमले किए। कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य कमांडर और सरकारी अधिकारी भी मारे गए। ईरान ने जवाब में तुरंत मिसाइलें और ड्रोन हमले शुरू कर दिए, खासकर खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी और इजरायली सैन्य ठिकानों पर। इससे मध्य पूर्व में पहले से ही नाजुक सुरक्षा परिदृश्य और अधिक खतरे में आ गया है। कई देशों ने युद्ध को रोकने की अपील की है, जबकि कुछ सरकारों ने कहा है कि वे ईरान या कुछ ने कहा है कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव और बढ़ा है। ये स्थिति इतनी गंभीर और व्यापक है कि वैश्विक तेल बाजार प्रभावित होना शुरू हो गया है। कई एयर स्पेस बंद हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में बाधा आई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर दिख रहा है। संक्षेप में अभी की स्थिति यह है कि एक विशाल संयुक्त हमले की शुरुआत हुई है। ईरान के सर्वोच्च नेता की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया ने कर दी है और 40 दिनों के शोक की घोषणा हुई है। ईरान ने कड़ा जवाब दिया है और तनाव इस टाइम बढ़ते हुए मोड़ में ही है। पूरी दुनिया इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रही है क्योंकि यह किसी भी समय और बड़े युद्ध में बदल सकता है। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा था, उस समय दो बड़े राजनीतिक चेहरे लगातार चर्चा में थे, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। इन दोनों नेताओं की सोच और नीतियों ने इस संघर्ष की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले ट्रंप को समझते हैं। ट्रंप लंबे समय से ईरान की सरकार के खिलाफ सख्त रुख रखते रहे। अपने पूरे पहले वाले कार्यकाल में उन्होंने ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर निकाल दिया था। उनका मानना था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है और क्षेत्र में अस्थिरता फैला रहा है। इसके बाद ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी असर भी पड़ा। दूसरी तरफ नेतन्याहू वर्षों से यह कहते हुए आए हैं कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनका आरोप रहा है कि ईरान सीधे हमला नहीं करता, लेकिन अपने समर्थित संगठनों के जरिए इजराइल को घेरता है। नेतन्याहू ने कई बार सार्वजनिक मंचों पर कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार के करीब पहुंचा तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। अब सवाल आता है, हमला कैसे शुरू हुआ? सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर इजराइल पहले भी कई बार एयर स्ट्राइक करता रहा है, लेकिन इस बार स्थिति तब बदली जब इजराइल ने दावा किया कि उसे खुफिया जानकारी मिली है कि ईरान मिसाइल और ड्रोन नेटवर्क को तेजी से मजबूत कर रहा है। इसके बाद सीमित हमले शुरू हुए। अमेरिका ने शुरू में सीधे प्रवेश नहीं किया, लेकिन जब इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़े, तब ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके बाद अमेरिका ने भी जवाबी एयर स्ट्राइक की अनुमति दी। फिर आया संयुक्त सैन्य अभियान। इजराइल ने अपनी वायुसेना और लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग किया। अमेरिका ने लॉजिस्टिक सपोर्ट, खुफिया जानकारी और एयर डिफेंस सपोर्ट दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार विशेष ऑपरेशन भी किए गए, जिनका लक्ष्य सैन्य ढांचे और कमांड सिस्टम को निष्क्रिय करना था। हमलों में क्या क्या तबाह हुआ, आइए समझते हैं। मिसाइल लॉन्च साइटें तबाह हो गई, ड्रोन निर्माण और भंडारण केंद्र, सैन्य कमांड पोस्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, रणनीतिक ठिकाने। इन हमलों का मकसद सीधे सरकार गिराना नहीं बताया गया, बल्कि सैन्य क्षमता को कमजोर करना कहा गया। लेकिन असर असली वाला बहुत बड़ा हुआ। क्षेत्रीय संतुलन हिल गया। ईरान ने इसे सीधा आक्रमण बताया और जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। इसके बाद मिसाइल और ड्रोन हमले भी शुरू हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया। यह समझना जरूरी है कि यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था।
यह वर्षों से बढ़ रहे अविश्वास, प्रतिबंध, प्रॉक्सी संघर्ष और राजनीतिक बयानबाजी का नतीजा था। ट्रंप की सख्त नीति और नेतन्याहू की आक्रामक सुरक्षा रणनीति दोनों ने मिलकर इस टकराव को उस मोड़ तक पहुंचाया जहां सीमित छाया युद्ध से आगे बढ़कर खुली सैन्य कार्रवाई हुई। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ दो नेताओं का फैसला था या इसके पीछे दशकों पुरानी विचारधारा और क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष की कहानी छिपी है? आज जो टकराव यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच दिख रहा है, उसकी शुरुआत 2026 में नहीं हुई। इसकी जड़ 1979 में हुई एक क्रांति में छिपी है। 1979 ईरान में इस्लामी क्रांति हुई थी। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था, जो अमेरिका के करीबी माने जाते थे, लेकिन जनता के बड़े हिस्से ने उनके खिलाफ आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किया रुहुल्लाह खामनेई ने। क्रांति सफल हुई, शाह देश छोड़कर चले गए और ईरान इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यहीं से अमेरिका और ईरान के रिश्ते टूट गए। क्रांति के तुरंत बाद तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया गया और 52 अमेरिकी नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इसे इतिहास में होस्टेज क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अमेरिका ने ईरान को दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया। अब इजराइल को समझिए। क्रांति से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते सामान्य थे, लेकिन क्रांति के बाद नई सरकार ने इजराइल को अवैध राज्य कहा और खुला विरोध शुरू किया। ईरान ने फिलिस्तीन मुद्दे का समर्थन किया और इजराइल विरोध को अपनी विचारधारा का हिस्सा बना लिया। यहीं से एक वैचारिक युद्ध शुरू हुआ। ईरान ने सीधे युद्ध नहीं किया, लेकिन उसने क्षेत्र में ऐसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जो इजराइल का विरोध करते थे। लेबनान में हिजबुल्लाह का उदय हुआ, गाजा में हमास को भी समर्थन मिला। इजराइल ने इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा माना। अब तीसरा बड़ा मोड़ आया, परमाणु कार्यक्रम। 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सवाल उठने लगे। अमेरिका और इजराइल को शक था कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। ईरान कहता रहा कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा के लिए है। इसी विवाद ने प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव को जन्म दिया। 2015 में एक समझौता हुआ। ईरान परमाणु कार्यक्रम को सीमित करेगा और बदले में प्रतिबंध हटाए जाएंगे, लेकिन बाद में यह समझौता टूट गया और तनाव फिर बढ़ गया। इस बीच सीरिया का युद्ध, इराक की अस्थिरता और यमन संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को जटिल बना दिया। ईरान ने इन इलाकों में अपना प्रभाव बढ़ाया। इजराइल ने इसे घेराबंदी की रणनीति माना। यानी आज जो सीधी टकराहट दिख रही है वह अचानक नहीं है। यह 1979 की विचारधारा से शुरू हुई, 2000 के दशक में परमाणु विवाद से तेज हुई और पिछले कुछ वर्षों में प्रॉक्सी युद्ध से खुली सैन्य कार्यवाही तक पहुंची। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, यह प्रभाव, विचारधारा, सुरक्षा और शक्ति संतुलन की लड़ाई है। अब सवाल यह है, क्या यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्र तक सीमित रहेगा या इसमें और बड़े देश खुलकर कूद सकते हैं? आज ईरान और इजराइल के बीच जो तनाव दिख रहा है वह सिर्फ सीधी सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है। असल खेल प्रॉक्सी वॉर का है, यानी ऐसे संगठनों के जरिए लड़ाई जो सीधे किसी देश की सेना नहीं होते, लेकिन उन्हें समर्थन मिलता है। लेबनान में हिजबुल्लाह 1980 के दशक में उभरा। यह संगठन लेबनान में सक्रिय है और इजराइल के खिलाफ कई बार युद्ध कर चुका है। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बड़ा युद्ध हुआ था। तथ्य यह है कि ईरान हिजबुल्लाह को वित्तीय, सैन्य और प्रशिक्षण सहायता देता है। यह बात कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में दर्ज है। इजराइल के लिए यह उत्तरी सीमा पर सबसे बड़ा सुरक्षा खतरा माना जाता है। गाजा में हमास गाजा पट्टी में सक्रिय संगठन है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल बल हमले के बाद गाजा युद्ध शुरू हुआ। इजराइल का आरोप है कि ईरान हमास को समर्थन देता है। ईरान खुले तौर पर कहता है कि वह फिलिस्तीन प्रतिरोध का समर्थन करता है, लेकिन हर सैन्य कार्रवाई की सीधी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता। इराक और सीरिया में मिलिशिया नेटवर्क, इराक और सीरिया में कई सशस्त्र समूह सक्रिय हैं, जिन्हें पश्चिमी देश ईरान समर्थित मिलिशिया कहते हैं। इन समूहों पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और रॉकेट हमले की। इसके जवाब में यूएसए ने कई बार एयर स्ट्राइक की हैं। यह सीधे ईरान अमेरिका युद्ध नहीं कहा जाता, लेकिन टकराव जमीन पर जारी है। यमन में हूती यमन में सक्रिय संगठन है। लाल सागर में जहाजों पर हमलों के बाद इनका नाम अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में आया।
अमेरिका और उसके सहयोगियों ने समुद्री मार्ग की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की। ईरान इनका राजनीतिक समर्थन करता है, जबकि पश्चिमी देश कहते हैं कि सैन्य मदद भी मिलती है। प्रॉक्सी वॉर को समझते हैं। आखिर प्रॉक्सी वॉर क्यों होते हैं? प्रॉक्सी वॉर क्यों होते हैं? सीधा युद्ध दोनों पक्षों के लिए बहुत महंगा और जोखिम भरा है। इसलिए रणनीति यह कहती है कि सीधे सेना भेजने की बजाय सहयोगी संगठनों के जरिए दबाव बनाया जाए, दुश्मन की सीमाओं पर लगातार तनाव बनाए रखा जाए, क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाया जाए। और इजराइल की रणनीति यह रही है कि प्री एम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले हमला करके खतरे को खत्म कर दे। ईरान की रणनीति रही है डिफेंस नेटवर्क यानी अपने सहयोगी संगठनों के जरिए ऐसा घेरा बनाना कि उस पर सीधा हमला करने से पहले दुश्मन कई बार सोचे। महत्वपूर्ण तथ्य अभी तक ईरान और इजराइल के बीच पूर्ण पैमाने का युद्ध घोषित नहीं हुआ है। यह है अधिकतर टकराव सीमित हमलों, एयर स्ट्राइक और प्रॉक्सी गतिविधियों के रूप में ही हुए हैं। अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखे हुए है और इजराइल को सुरक्षा समर्थन देता है। हर हमले की जिम्मेदारी हमेशा खुलकर स्वीकार नहीं की जाती। यह प्रॉक्सी वॉर की विशेषता है, यानी जो आम दर्शक एक देश बनाम दूसरे देश देखता है, असल में वह कई परतों वाला संघर्ष है। लेबनान, गाजा, सीरिया, इराक, यमन, हर जगह अलग मोर्चा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह छाया युद्ध खुला युद्ध बन गया तो क्या होगा? क्या तेल, अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देशों पर असर पड़ेगा? आज जो टकराव यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच दिख रहा है, वह सिर्फ सीमित सैन्य कार्यवाही तक रहेगा या एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। स्थिति बेहद नाजुक है। जब दो सैन्य रूप से मजबूत देश सीधे या परोक्ष रूप से भिड़ते हैं तो मामला सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। मिसाइल, ड्रोन, साइबर अटैक, प्रॉक्सी नेटवर्क, ये सब अब आधुनिक युद्ध के हिस्से हैं। अगर जवाबी कार्रवाई का स्तर बढ़ता है तो लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे क्षेत्र तुरंत सक्रिय मोर्चे बन सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा है एस्केलेशन, यानी हर हमले के जवाब में उससे बड़ा हमला। अगर यह चक्र चलता रहा तो तेल सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम रास्ता है। यहाँ अस्थिरता का मतलब है तेल की कीमतों में तेज उछाल। तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट, बिजली, उद्योग सब प्रभावित होंगे। इसका असर भारत जैसे तेल आयात करने वाले देशों पर भी पड़ेगा। दूसरा बड़ा खतरा है वैश्विक गठबंधन का बनना। अगर किसी पक्ष को खुला समर्थन देने के लिए बड़ी शक्तियां सामने आती हैं तो संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है। अभी तक ज़्यादातर देश संयम की अपील कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस लगातार तनाव कम करने की बात कर रहा है, लेकिन कूटनीति तभी सफल होती है जब जमीन पर गोलीबारी रुकती है। तीसरी संभावना, सीमित समझौता। इतिहास बताता है कि कई बार बेहद तीखे सैन्य तनाव के बाद बैक चैनल बातचीत शुरू होती है। अगर दोनों पक्ष यह समझें कि खुला युद्ध बहुत महंगा पड़ेगा तो वे अप्रत्यक्ष तरीके से तनाव कम करने की कोशिश कर सकते हैं। चौथी और सबसे खतरनाक संभावना, सीधा व्यापक युद्ध। अगर किसी बड़े शहर या रणनीतिक ढांचे पर विनाशकारी हमला होता है या बड़ी संख्या में नागरिक हताहत होते हैं तो राजनीतिक दबाव इतना बढ़ सकता है कि खुला युद्ध घोषित हो जाए। ऐसी स्थिति में सिर्फ क्षेत्र नहीं, पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। भारत के नज़रिए से देखें तो स्थिति बेहद संवेदनशील है। लाखों भारतीय मध्य पूर्व में काम करते हैं। तेल आयात पर भारत निर्भर है। अगर युद्ध बढ़ता है तो निकासी अभियान, आर्थिक दबाव और कूटनीतिक संतुलन तीनों चुनौती बन सकते हैं। साफ शब्दों में कहें तो अभी दुनिया एक मोड़ पर खड़ी है। या तो यह टकराव सीमित रहकर धीरे धीरे शांत होगा, या फिर गलत आकलन, भावनात्मक निर्णय और बदले की राजनीति इसे बड़े विस्फोट में बदल सकती है। यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, यह रणनीति, धैर्य और शक्ति संतुलन की परीक्षा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में इतिहास की नई लाइन लिखी जाएगी या यह आग बातचीत की मेज पर बुझ जाएगी? अगर आपको यह वीडियो तथ्य आधारित, संतुलित और गहराई से समझाने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, और चैनल डीप वर्ड्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यह सिर्फ खबर नहीं, इतिहास बन रहा है और हम